तो हम हैं कारो 2020 पे। 143(11) ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखे हैं कि वो कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी के लिए के ऑडिटर के लिए एक रिपोर्ट देने की गुजारिश कर सकती है या आवश्यकता बता सकती है, जिसे मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ जोड़कर दिया जाएगा, जिसे हम एनेक्सर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। दैट इज एनेक्सर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। 1975 में आप इसे माओकारो कहते थे। 1988 में भी आप इसे माओकारो कहते थे। 2003 में आपने इसे कारो कहना चालू किया, कारो 2003। उसके बाद अमेंडमेंट आते रहे, कारो 2004, 5, 8, 13, फिर फाइनली एक कारो निकल के आई, कारो 2013, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 2013 का एडिशन थी। उसके बाद 14 में अमेंडमेंट आए, फिर पूरी अमेंड होकर आई कारो 2016। उसके बाद भी अमेंडमेंट आते रहे और फाइनली अभी हमारे पास आके आ गई कारो 2020। ना एडिशनल ऑडिट रिपोर्ट पेपर में एक क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का आपको मिलना ही है। इट इज मैंडेटरी। आएगा ही आएगा, 6 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही। कारो 2020 में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है कारो 2016 की तुलना में। तो कारो 2016 की तुलना में कारो 2020 में बहुत चेंजेस है, एक्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी वाली जहां तक बात है, तो एप्लीकेबिलिटी तो सर सीधी सी एप्लीकेबल है। और एप्लीकेबिलिटी में वो क्या कहते हैं, दैट कारो इज एप्लीकेबल, सब अपने कॉपी में लिखते जाएं, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज अंडर सेक्शन 242। लेकिन यहां पर ब्रैकेट में लिख लें, only those foreign companies who are required to report their financial statement related to Indian business। आप सबने चैप्टर 22 फॉरेन कंपनीज के अंदर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर, सेक्शन 381 के अंदर, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के अंदर पढ़ रखा है कि हर उस फॉरेन कंपनी को जो सेक्शन 242 के हिसाब से फॉरेन कंपनी है, मतलब जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो सॉरी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, बट जिसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कहां करके रखा हुआ है, इंडिया में करके रखा हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, ऐसी फॉरेन कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन 242 में क्या होती है? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन 242 में होती है अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और बाय एजेंट और बाय इटसेल्फ। ये लेकिन उस कंपनी का अगर इंडिया में बिजनेस है और इंडिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी जनरेट होती है, तो रूल्स के हिसाब से उसे इंडियन बिजनेस को रिपोर्ट करना होता है और उनका ऑडिट भी करवाना होता है।
अगर आपका इंडियन बिजनेस है और इंडियन बिजनेस इनकम एक्सपेंडिचर्स हैं, असेट लायबिलिटीज हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ते हैं और आपको उसे रिपोर्ट भी करना पड़ता है ऑडिट करवा के। तो रूल 4, रूल 5 और सेक्शन 381 जिन पर लगती है उन फॉरेन कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फॉरेन कंपनी के इंडियन बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी को फाइल करना होता है। माइंड इट, फॉरेन कंपनी के फॉरेन बिजनेस के ऊपर कारो नहीं लग रही, फॉरेन कंपनी के इंडियन बिजनेस पर कारो अप्लीकेबल रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। ओके, बट नॉट एप्लीकेबल टू, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है किस पर? एप्लीकेबल नहीं है किस पर? सबसे पहला, बैंकिंग कंपनी, और यहां पर बहुत क्लियर कर लेना, NBFCs are not exempted because they are not banking companies. As per बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन उठाकर देखने जाओगे कि क्या एनबीएफसी बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग कंपनी है, तो नहीं है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंकिंग की जो डेफिनेशन है, उस बैंकिंग की डेफिनेशन में डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं और डिमांड डिपॉजिट चेक और डिमांड ड्राफ्ट से विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। तो वो फैसिलिटीज एनबीएफसी नहीं देती। एनबीएफसी सिर्फ मेंबर्स से एनबीएफसी सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लोन दे सकती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स एनबीएफसी ले ही नहीं सकती, इसलिए एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी नहीं है। इसलिए आप भूल जाएं कि एनबीएफसी एग्जम्प्टेड है। एनबीएफसी बाकायदा कारो अप्लीकेबल है एनबीएफसी पे, लेकिन बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्टेड है। इंश्योरेंस कंपनी एग्जम्प्टेड है। सेक्शन 8 कंपनी एग्जम्प्टेड है। स्मॉल कंपनी एग्जम्प्टेड है। ओपीसी कंपनी एग्जम्प्टेड है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी हुई तो एग्जम्प्ट नहीं होगी भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो ही एग्जम्प्ट होगी, ये ध्यान रखना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन कब? when satisfies all the following condition। कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद? सर, पहला, शुड नॉट बी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ना तो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग होना आपको, ना पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होना आपको। सीधी सीधी सी बात है। Neither you should be holding company nor you should be subsidiary company of a public company। जी, दूसरी बात, प्लस बताइए, कारो 16 भी सेम थिंग इंटर में आपने पढ़ी हुई है।
कारो 20 के अंदर भी ये एज इट इज रिक्वायरमेंट आ गई कि शुड नॉट बी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी तो पब्लिक कंपनी होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं होती। अरे ये बात तो आपको बचपन से सिखा रखी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी होती है तो डीम्ड पब्लिक कंपनी होती है, मतलब पब्लिक कंपनी होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो उसका स्टेटस प्राइवेट कंपनी रहेगा, लेकिन कारो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। भले तेरा स्टेटस प्राइवेट कंपनी है लेकिन तेरे ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम एक पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, इसलिए। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड नॉट बी मोर देन और इक्वल टू कि मोर देन कि शुड नॉट बी मोर देन? जल्दी बताओ, शुड नॉट बी मोर देन और इक्वल टू या शुड नॉट बी मोर देन? शुड नॉट बी मोर देन। कितना? 1 करोड़। कब? एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट डेट। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व के बाद एक और प्लस कि आपकी बोरोइंग्स नहीं, टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल के बाद क्या आना चाहिए? बोरोइंग्स की टर्नओवर। बोरोइंग्स फ्रॉम, हर किसी से नहीं, फ्रॉम बैंक एंड एफआई। कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच? शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ की 10 करोड़? 1 करोड़ कि 10 करोड़? 1 करोड़। ओके, प्लस उसके बाद और आगे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट मोर देन 1 करोड़। उसके बाद बात करें तो टर्नओवर शुड नॉट बी, टर्नओवर नहीं, सॉरी, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 शेल नॉट बी मोर देन कितना? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? जल्दी बताओ। ये सब पढ़ी पढ़ाई चीज है। 10 करोड़। और कुछ बच गया कि बस ये चारों कंडीशन ही है? ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। चलो अब जरा ध्यान रखो, बहुत ध्यान से। हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। हाँ, और ये बोरोइंग्स कब है? एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये तो लिखना भूल गए अपन, अभी तो इंटरप्रिटेशन करना है, तो खाली लिखा है, कुछ समझा थोड़ी, समझ तो अब है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर माइनस कॉल्स इन एरियर्स।
रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब रिजर्व ही है। तो प्लस सीआरआरए है तो वो, डीआरआरए है तो वो, पीएनएल के अंदर बैलेंस है तो वो, माइनस पीएनएल का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो, सब हटा हुटू के जो बचेगा वो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, एंड जो भी रिजर्व एंड सरप्लस एज पर शेड्यूल 3 आ रहा होगा वो आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तीसरा आया बोरोइंग। भैया शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म हो, सिक्योर्ड हो कि अनसिक्योर्ड हो, फंड बेस्ड होना चाहिए। नॉन फंड बेस्ड लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग एलसी, बीजी, एलओयू, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बैंक गारंटी, एलसी नहीं। लेकिन अगर ये रिवोक हो गई तो गए, वो इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद अब बात आ रही है किससे? भैया सिर्फ बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, बैंक में सारे बैंक इंक्लूडेड है, कोऑपरेटिव बैंक भी इंक्लूडेड है। बैंक इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनबीएफसीज, क्योंकि एनबीएफसीज की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड विच आर कंपनी। अगर आप आरबीआई एक्ट में जाकर के देखो कि एनबीएफसी की डेफिनेशन क्या है, तो आपको एनबीएफसी की डेफिनेशन में दिखेगा कि एनबीएफसी इंक्लूड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनबीएफसी। अब चाहे वो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, भाई लोन बैंक और एफआई में इंक्लूडेड है एनबीएफसीज। और अगर इनसे 1 करोड़ रुपए से ऊपर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक बड़ी बात है, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने लिया 1 करोड़ के ऊपर तो आप पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद आया टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3। तो सर टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 तो इंक्लूड करता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड देन अदर इनकम। जिन लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ रखा है उनको इन तीनों बातों को अच्छे से मालूम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड अदर इनकम, ये सारी की सारी इंक्लूडेड होती हैं किसमें? टोटल रेवेन्यू। सो दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के रेवेन्यू को भी ऐड करना है, तो वो तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो रेवेन्यू बनना है वो तो बनना ही शेड्यूल 3 का रेवेन्यू है, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों आते हैं। अब ये तो जो थे बेसिक बातें एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कारो 2020। अगर आप इसको मैच करने जाओगे तो ये एग्जैक्ट मैच होगी किसके साथ? एग्जैक्ट मैच होगी किसके साथ? कारो 16 के साथ। एक आध शब्द का थोड़ा सा फर्क है, बस उस शब्द से अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक शब्द का फर्क है, मैं यहां उसको डील नहीं करना चाहता। बाकी सेम एप्लीकेबिलिटी। अब बात आती है
कुछ क्वेश्चंस जो एप्लीकेबिलिटी पर ही पूछे जाते हैं. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस which are being asked on applicability of कारो. कारो की एप्लीकेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बड़े फेमस हैं. पहला क्वेश्चन, whether कारो applies to consolidated financial statements auditor. भाई साहब, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि इट इज पुराने वाले कारो 16 में बहुत क्लियरली लिखा था नॉट एप्लीकेबल. कारो 16 में बहुत क्लियरली लिखा था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. What Caro 20 says about it? Let's start. Caro 20, what it says about the consolidated financial statement. Just a minute. Auditors report to contain matters specified in 3 and 4. Okay. Every report made by auditor under 143 of Companies Act on the accounts of every company audited by him, to which this order applies for the financial year commencing on or after 1st April 2019, which has been deferred to 1st April 2020. ये चीज defer करके 1st April 2020 कर दी गई है. Shall in addition contain the matters specified in paragraph 3 and 4 as may be applicable, provided this order shall not apply to auditors report on consolidated financial statement. ये नई चीज जोड़ दी गई, except clause number 21 of paragraph 3. Applicability of Caro 2020 distinguished from applicability of Caro So, provided that what we are talking about, every report made by the auditor, जो ये कारो पूरा फॉलो करी वो तो सब ठीक है. सीएफएस पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्लॉज नंबर 21 ऑफ पैराग्राफ 3 को छोड़कर सब कुछ नहीं लगेगा. अगर तुम्हारी कोई सब्सिडरी है और तुमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो स्टैंड अलोन पे तो कारो देने की जरूरत है, लेकिन कंसोलिडेटेड के रिस्पेक्ट में एक बात बताने की जरूरत है. Whether there have been any qualification or adverse remarks by the respective auditors in company's auditor report order, reports of the companies included in the consolidated financial statements, if any, indicate the details of the companies and paragraph numbers of the Caro report containing the disqualification or adverse remarks. शानदार अमेंडमेंट, बहुत ही बढ़िया, मतलब वेलकम स्टेप. भाई कारो 16 ने तो बोल दिया था भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कारो लगेगी नहीं. वेरी गुड. तो होल्डिंग कंपनी अपनी कारो बना के निकल लेती थी.
अब सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर कोई क्वालिफिकेशन होती थी, सब्सिडरी ऑडिटर के सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स होते थे, तो उनकी डिटेल कारों में देने की जरूरत नहीं थी। अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट होती थी तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 600 लगाते हुए हम अपनी मेन रिपोर्ट में दे देते थे, अगर सिग्निफिकेंट होती थी तो। याद करो ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। वो अनदर ऑडिटर होता था ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी। ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी अगर सिग्निफिकेंट देता था तो वो सिग्निफिकेंट जो थे वो हम कहां लगाते थे, मेन रिपोर्ट, वहीं जो जोड़ लेते थे, हमारी क्वालिफिकेशन बन जाती थी। लेकिन इनसिग्निफिकेंट होती थी तो हम छोड़ देते थे, नीचे सिर्फ एम्फेसिस ऑफ द मैटर पहले लगा देते थे कि भाई सब्सिडरी कंपनीज का ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने किया। अब क्या करना है? Whether there have been any qualification or adverse remarks by the respective auditor in company's auditor's report order, reports the companies included in consolidated financial statement। कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एडवर्स रिमार्क अगर है तो डिटेल डालो, कंपनी का नाम लिखो, पैराग्राफ नंबर लिखो कारों का, जिसमें क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क। कारों में मेन रिपोर्ट की बात नहीं चल रही, मेन रिपोर्ट तो अलग खेलेंगे। चलिए, तो आज लेक्चर सेकंड में ये तो हम देख चुके थे कि कारों की जर्नी कैसे शुरू हुई। दैट वाज माओ कारो 1975, देन माओ कारो 1988, देन कारो 2003, then Karo 2015, then Karo 2016, and then Karo 2020. We had this journey with us. Karo applicability भी हमने देख ली, सेम एप्लीकेबिलिटी जो Karo 2016 की थी, सेम एप्लीकेबिलिटी Karo 2020 की भी थी। अब रिपोर्टिंग की बात आती है। जब आप कारो का बेसिक फंडामेंटल देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली कारो इज, तो कारो की ये रिपोर्ट जो नई वाली रिपोर्ट है, द न्यू रिपोर्ट विच इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कंटेनिंग 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट की ये रिपोर्ट है। तो अब बात आती है कि क्या हर पॉइंट पर ओपिनियन देना जरूरी है? हर पॉइंट की बात करना जरूरी है? क्या हर पॉइंट में लिखा हो अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर दें, ना अप्लीकेबल है तो ना अप्लीकेबल कर दें? मतलब क्या करें? तो सर, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड के अंदर पैरा 3 कहता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन फॉलोइंग मैटर। ये ऑर्डर जिन कंपनीज पर लागू होता है उनके ऑडिटर की रिपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। इतने मैटर्स पर आपकी रिपोर्ट में स्टेटमेंट आएगा ही। हालांकि इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं जिसमें ऐसी कंपनी पे ऑडिट कर रहे हैं जिसमें
कुछ पॉइंट्स अप्लीकेबल ही नहीं, तो क्या करें? तो सर ऊपर ही रिपोर्ट में लिख दीजिए कि पॉइंट नंबर दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू अस। पॉइंट नंबर रोमन 1, रोमन 5, रोमन 7, रोमन 8, ये जो नंबर दिए हैं। अच्छा, कभी भी कारों में अगर आप पॉइंट मेंशन करो तो आप बिल्कुल रोमन 1, 2, 3, 4, 5 में ही मेंशन करना, बिकॉज इन सब के अंदर यही क्लॉजेस है, मतलब यही नंबर्स यूज किए गए। यू कैन नॉट यूज नॉर्मल डिजिट्स, सो प्लीज मेक इट श्योर कि पहली बात तो हमारी पहली बात ये आती है यहां पर कि पैराग्राफ 3 हमको क्या बोलता है? पैराग्राफ 3 बोलता है स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल मैटर्स, और गाइडेंस नोट हमको बोलता है इफ सम पॉइंट्स आर नॉट अप्लीकेबल, ये पीपीटी मैंने आपको मेल पे भेज दिया है और मैंने कहा था कि ग्रुप पे भी सर्कुलेट कर लेना, तो कर ही लिया होगा। गाइडेंस नोट, इफ सम पॉइंट्स आर नॉट अप्लीकेबल at the beginning of the report, it shall be mentioned that point number 9, 12 are not applicable to entity. शुरू में ही लिख दो, शुरू में ही लिख दो। ओके, अब कितने पॉइंट्स पर कारो बात करती है? 21 पॉइंट। 21 पॉइंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स, 21 पॉइंट्स हैं और उन 21 पॉइंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। अब अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो पहला पॉइंट रिलेटिंग टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है, इट रिलेट्स टू फिक्स एसेट्स। पहला पॉइंट है दैट रिलेट्स टू फिक्स एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है। फिक्स एसेट बोलना तो आजकल ओल्ड फैशन हो गया है ना, तो उसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि 21 पॉइंट्स के अंदर क्या है, और आखिरी में 21 पॉइंट्स पूरे जब हम करेंगे अभी अपने अगले 6-7 घंटों के दौरान जो अपन डिस्कशन करेंगे, तो अपने आप ही सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और सीक्वेंस से याद होंगे, मतलब आप टेंशन ही मत रखो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज अबाउट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई के बारे में कारों में 5 बातें करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स। नैन्सी, इस वाले क्वेश्चन को अपन लास्ट में लेंगे, या बेटर है अगले लेक्चर में लेंगे, वो अभी डाइवर्ट हो जाएंगे अपन यहां से। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में 5 बातें आपसे मांगी गई हैं। क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं? अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसके बाद क्या कंपनी ने रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है? क्या टाइटल डीड्स
कंपनी के पास हैं, क्या असेट का रिवैल्यूएशन हुआ? ये नई एंट्री है, ये पुरानी कारो 16 में नहीं थी। क्या कोई बेनामी प्रॉपर्टी भी है जो कंपनी के पास है? ना। 5 पॉइंट्स के अंदर 3 पॉइंट्स तो पुराने ही हैं, 2 पॉइंट्स नए जुड़े, डी और ई। तो डी और ई न्यू है। एबीसी तो कारो 16 में भी थे, पर थोड़ा मैग्नीट्यूड कम था। बट 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वेरीफाई करने हैं हमको। हमारा गाइडेंस नोट कहता है कि आप 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखेंगे। अब क्या 5 पॉइंट्स हम देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं कि नहीं रखे हैं। पिछली बार तक भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स की बात की गई थी कारो 2016 में, लेकिन उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल की अलग अलग बातें नहीं की गई थी। इस बार इन्होंने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए 2 अलग अलग बातें की हैं अंडर कारो 20। टेंजिबल एसेट्स के लिए बोलते हैं whether the company is maintaining proper records showing full particular including quantitative details and situations of property plant and equipment। क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल, पूरे पर्टिकुलर्स के साथ इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल and situation of property plant and equipment records maintain किए हैं? तो सर सिंपल सी बात है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स मतलब क्या मेरे दोस्त? प्रॉपर रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने तो ऐसा कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं है जिसे आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स कहो। कंपनीज एक्ट ने ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया जिसे आप प्रॉपर रिकॉर्ड कहो। कोई फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किया ही नहीं। पर हमारा गाइडेंस नोट बोलता है कि देखो भाई, इतनी चीजें नॉर्मली फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए। पुराना गाइडेंस नोट जो हमारा था वो हम बकायदा बताता था कि भाई इतनी चीजें आपके इसमें होनी चाहिए। अब आया नया गाइडेंस नोट। नया गाइडेंस नोट जो कारो का आया, उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इस पॉइंट के बारे में जो बात की कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई नॉर्मली इतनी चीजें होना चाहिए। सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। मशीन नंबर 12, क्लासिफिकेशन दैट हेड अंडर विच इट इज शोन इन द अकाउंट, इट इज प्लांट एंड मशीनरी। सिचुएशन पीथमपुर फैक्ट्री, क्वांटिटी 1, ओरिजिनल कॉस्ट 55 lakhs, ईयर ऑफ परचेज 1999, डेट टू पुट टू यूज 1/4/2019, यूजफुल लाइफ 30 years, रेसिडुअल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs। कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप, अगर आपने शेड्यूल 2 पढ़ा है तो उसमें कंपोनेंटाइजेशन होता है, नॉट एप्लीकेबल। भाई हमारे इसमें कंपोनेंटाइजेशन एप्लीकेबल ही नहीं है।
एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन और फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट। बाद में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, रिवैल्यूएशन किया हो, तो उसकी कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आपका क्या था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कितना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया है, इंपेयरमेंट कितना है, और सेल, डिस्कार्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन हुआ है एसेट को, तो उसका भी डिटेल। गॉट इट। अब अगर आपने इंड एस 116 में फाइनेंस लीज पढ़ा हुआ है, तो जब आप फाइनेंस लीज के अंदर आते हो तो क्या फाइनेंस लीज पे ली गई एसेट्स को भी ऐसे ही दिखाना है? बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है भाई साहब। कारण यह है कि फाइनेंस लीज वाली एसेट जो आपने फाइनेंस लीज पे ले रखी है, वो तो आपको वैसे ही दिखानी पड़ेगी जैसे आपकी नॉर्मल एसेट्स होती। तो इन्होंने कहा भाई प्रॉपर रिकॉर्ड्स मतलब इतनी चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सिचुएशन होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट, ईयर ऑफ परचेस, डेट ऑफ पुट टू यूज, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, कॉम्पोनेंटाइजेशन का ब्रेकअप अगर आप दे सको, रिवैल्यूएशन हुआ क्या, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, इंपेयरमेंट लॉस कितना है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना है। क्या इतनी चीजें वहां मिलना जरूरी है? जरूरी नहीं है भाई साहब, सफिशिएंट डिटेल होनी चाहिए। सारी चीजें नहीं हुई तो हम कोई क्वालिफाई नहीं कर देंगे, क्योंकि कहीं सफिशिएंट डिटेल चाहिए, ज्यादा नहीं। इतनी डिटेल होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना दिखे, इतनी होनी चाहिए, एज मच एज नेसेसरी। ओके, फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल, सिचुएशन। तो भाई आपने कहा इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन, तो हमने क्वांटिटेटिव डिटेल और सिचुएशन तो अभी वो जो लिस्ट पड़ी उसमें देख ही ली, 1 2 3 4 और प्रीतमपुर फैक्ट्री। सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जरा अब इस पे बात करें। इमूवेबल एसेट्स के लिए तो सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट मूवेबल एसेट्स? सर हमारे पास 150 लैपटॉप है मार्केटिंग पर्सन्स के पास, और मार्केटिंग पर्सन्स पूरे देश में घूम रहे भाई साहब। हम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हमारे 150 ट्रक सब पूरे देश में घूम रहे ट्रक। सिचुएशन क्या बताएं? देखो, मार्केटिंग हेड ऑफिस का है, सब इंदौर में। सारी मूवेबल एसेट्स को कहां दिखाऊं? इंदौर में। एसेट घूम फिर के आएगी तो वापस यहीं ना, अभी कहीं घूम रही है, आएगी तो यहीं इंदौर। 150 ट्रक्स है। हाँ। तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी कितनी जगहों पर खुली हुई है? सर हमारी तो 22 ब्रांचेस, 22 ब्रांचों में 150 ट्रक है। हाँ, तो जिस जिस स्टेट में जो जो ट्रक रजिस्टर्ड है उस स्टेट के अंदर उसकी सिचुएशन दिखा दो। सर वो खरीदा तो राजस्थान में था, लेकिन परमानेंटली तो वो ट्रक मध्य प्रदेश में ही रहता है, अब तो दिखा दो ना एमपी में, कौन मना कर रहा है? ऐसा थोड़ी बोला कि फिक्स एसेट रजिस्टर में एक बार आपने जो जगह लिख दी तो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी, कर दो चेंज।
सिचुएशन तो बताओ, क्वांटिटी तो बता दूं, सिचुएशन भी बतानी, फुल पर्टिकुलर भी बतानी। ओके, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट की तो कोई सिचुएशन भी नहीं होती। हाँ, सिचुएशन हो सकती है कि वो कहां रजिस्टर्ड है, इंडिया में या फॉरेन में। अरे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, लाइसेंसेस हैं, फिशिंग राइट्स हैं, फीचर फिल्म्स के राइट्स हैं, ओटीटी के कंटेंट्स हैं। एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। So whether company is maintaining proper record showing full particulars of intangible asset, तो full particulars of intangible asset में मैं क्या लूं? खाली सिचुएशन वाले पॉइंट हटा दो, बाकी तो सारे पॉइंट ही ले लो। सिचुएशन हटा दो, बाकी तो आपको सारे ही पॉइंट लेना पड़ेंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इंटेंजिबल्स में आपको काम ना आएगा। सारी चीजें टेंजिबल में भी काम आएंगी और इनटेंजिबल में भी काम आएंगी बॉस। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इंटेंजिबल ऑल्सो। ना अब बात आती है कि मैं अगर इंटेंजिबल्स का ऑडिट करने जाऊं तो मैं क्या करूं? मैं आपको जितनी डिटेल्स दे सकता हूं उतनी डिटेल्स दे रहा हूं जो एग्जाम में आ सकती हैं, लेकिन चूंकि गाइडेंस नोट आपके कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए सफिशिएंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए जिन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मॉड्यूल में जो कारो दी है वो तो बेयर टेक्स्ट दे दिया है और वो बेयर टेक्स्ट पर रुकते नहीं है। ये आपने देखा है, समझा है, परखा है। तो नॉर्मली हमारे यहां पर जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। आपकी इंटेंजिबल्स बहुत सारे तरीकों की हो सकती है, उन्होंने ढेर सारे तरीकों की इंटेंजिबल दे दी। अब बोलते हैं इनके रिकॉर्ड दो। क्या रिकॉर्ड दो इंटेंजिबल का भाई? सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन दूं? सिचुएशन का यहां मतलब है कि कहां रजिस्टर्ड है, ओरिजिनल कॉस्ट, ईयर ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट टू यूज, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, एडजस्टमेंट फॉर इवैल्यूएशन, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, रेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन आ गया, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, पर्टिकुलर रिगार्डिंग इंपेयरमेंट, सेल डिस्कार्ड अगर कुछ किया तो कर लो। अब अगर मैं किसी भी इंटेंजिबल को देखूंगा रिकॉर्ड्स को, तो मुझे यह भी तो देखना पड़ेगा कि वो इंटेंजिबल जो रिकॉर्ड्स में ली गई है उसकी ऑनरशिप भी है या नहीं है। तो ऑनरशिप के बारे में अभी बात करेंगे, तब करेंगे। अभी तो अपन प्रॉपर रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं या नहीं रखे। तो मेरे दोस्त, पहला पॉइंट जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे कि नहीं रखे खत्म होता है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स भी आ गया और इनटेंजिबल एसेट्स भी आ गया। इन दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स के अंदर आए। अगला पॉइंट, क्या फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपरली किया गया है? पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में तीन चीजें हैं। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया? किया गया तो क्या डिस्क्रिपेंसी मिली, और डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट कर दिया गया? तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। पहली बात, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ।
दूसरी बात मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, तीसरी बात उनका करेक्शन हो गया या नहीं हो गया वो देखना था। सबसे पहला पॉइंट, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिजिकली वेरीफाई की गई है मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल? डेफिनेटली फिजिकली वेरीफाई जो करेंगे वो तो टेंजिबली करेंगे। और वर्ड ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज किया गया, तो यू ऑल नो दैट accounting standard 10 and Ind AS 116, they all are the same. Property plant and equipment are always tangible. तो ये वाला तो पॉइंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, इट इज ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर टेंजिबल एसेट्स. Whether these property plant and equipment have been physically verified by the management at the reasonable interval, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन जो किया है वो रीजनेबल इंटरवल पर किया है? पहली बात, क्या मैनेजमेंट को ही करना जरूरी है? क्या मैनेजमेंट इसको आउटसोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. क्या मैनेजमेंट इसको इंटरनल ऑडिटर को आउटसोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. किसने मना किया कि आप इंटरनल ऑडिटर से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हो? अगर मैनेजमेंट ने क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है थ्रू इंटरनल ऑडिटर, तो भी यही कहा जाएगा कि भाई किसने किया है? मैनेजमेंट ने किया. भाई साहब, रीजनेबल इंटरवल का क्या मतलब होगा? व्हाट वी मीन बाय रीजनेबल इंटरवल देन? दोस्त, रीजनेबल इंटरवल यानी अगर आपके मल्टी लोकेटेड बिजनेस है, रीजनेबल इंटरवल पर बात करते हैं. रीजनेबल इंटरवल यानी क्या? मान लो आपकी फैक्ट्री 6, एक एमपी में है, गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में, एक उत्तराखंड में, एक तमिलनाडु में. तो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरे जगह पर फैली हुई है. डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, भयंकर डिस्पर्स्ड है, पूरे देश में फैली हुई है. अगर पूरे देश में मल्टी लोकेशन पर आपकी एसेट्स हैं, तो भाई साहब 3 साल में एक बार को भी मैं रीजनेबल इंटरवल कह सकता हूं. मल्टी लोकेटेड के केस में अगर मल्टी लोकेटेड है तो 3 इयर्स में एक बार नंबर आ जाए. मल्टी लोकेटेड है, 3 इयर्स में भी एक बार नंबर आ जाएगा, चलेगा. लेकिन अगर सेंट्रली लोकेटेड है, एक ही फैक्ट्री है, तो हर एसेट का वंस इन अ ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है. ये गाइडेंस नोट ने कहा है रीजनेबल इंटरवल के बारे में. फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर किया है? रेगुलर नहीं बोला, रीजनेबल इंटरवल बोला. और रीजनेबल डिपेंड करता है. मल्टी लोकेटेड बिजनेसेस है 3 साल, सेंट्रली लोकेटेड है 1 साल.
फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिल सकती है। वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड ऑन सच वेरिफिकेशन, क्या ऐसे वेरिफिकेशन को करते समय आपको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस हुई? मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है दोस्त? गलतियां तो मिली, महत्वपूर्ण गलतियां मिली क्या? अब ये मटेरियलिटी तो जो है वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर हो गया। और इसके लिए तो फिर ऐसे 320 लगता है मटेरियलिटी के लिए कि आप कब किसको मटेरियल मानोगे, किसको मटेरियल नहीं मानोगे। क्या आपको लगता है जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं वो मटेरियल? जनरली स्पीकिंग अपन बोलते हैं टोटल रेवेन्यू का 10% और मोर, 5% और मोर, डिपेंड करता है रेवेन्यू कितना है। श्योर डिसीजन। क्या आपको ऐसी कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली वेरिफिकेशन में? नहीं नहीं नहीं, नहीं मटेरियल नहीं मिली। कोई बात, अगर मटेरियल नहीं मिली है तो उनको नोट करके रख लो, या तो मैनेजमेंट को बोलो कि साहब अभी ही आप उनका क्या कर दो, अभी के अभी उनको क्या कर दो, सुधार दो। नहीं तो फिर प्रायर पेड आइटम अगले साल लेना। इस साल प्रायर पेड आइटम में ले लेना अगर ये ज्यादा मटेरियल नहीं है तो। मटेरियल है तो सुधार ही नहीं, ज्यादा बेटर है। ओके, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डेल्ट विथ है? वेदर दे आर बीइंग प्रॉपरली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं अगर वो मटेरियल थी तो उनका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करने हम गए और हमें कुछ फर्नीचर्स जो है वो शॉर्ट लगे। पता चला कि कुछ फर्नीचर खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो फर्नीचर जो है दिखाए जा रहे हैं, तो हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि इन फर्नीचर्स को राइट ऑफ करो। तो सर राइटिंग ऑफ का वाउचर भी तो हमको देखना पड़ेगा ना कि राइट ऑफ किया कि नहीं किया। तो भाई पहले पॉइंट में था प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं या नहीं, दूसरे पॉइंट में है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ कि नहीं रीजनेबल इंटरवल पर। दूसरा देखा कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं थी, और तीसरा देखा कि वो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी करेक्ट हो गई हैं या नहीं हो गई। हेलो, कुछ समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या नहीं? फिजिकल वेरिफिकेशन के 3 पॉइंट्स। यार कारो इतनी बड़ी है कि मुझे माइंड मैपिंग करनी पड़ी। ये माइंड मैपिंग नहीं करता ना तो दिमाग का दही हो जाता, आपका भी और मेरा भी, कि अपन पढ़ क्या रहे हैं और कहां पढ़ रहे हैं। अभी कम से कम ये तो मालूम है कि हम कारों के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 5 पॉइंट में से दूसरे पॉइंट पे हैं, और दूसरे पॉइंट के अंदर भी हमने 3 चीजें पढ़ी। पहले पॉइंट के अंदर 2 चीजें पढ़ी, दूसरे पॉइंट के अंदर 3 चीजें पढ़ी। पागल हो जाते आप अगर मैं ये माइंड मैपिंग नहीं करता। इतनी बड़ी कारो है, 21 पॉइंट तो है, लेकिन 21 के अंदर कितने पॉइंट है ये किसको मालूम है? 21 तो मेन पॉइंट है, टोटल लगाएंगे अपन। 21 तो मेन पॉइंट्स है, पर उनके भी अंदर कितने सारे पॉइंट है, पागलपन। चलिए अब आते हैं तीसरी बात पे। टाइटल डीड्स के बारे में बातें हैं।
क्या टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाबा, other than properties which the company is lessee and the lease agreement are duly executed in favor of lessee. कुछ एसेट लीज होती, कुछ एसेट्स ऑन्ड होती। अब ऑन्ड हो या लीज हो, फाइनेंस लीज है तो भैया तुम्हारे नाम में तो नहीं होगी, लेकिन लीज एग्रीमेंट तो तुम्हारे नाम में होगा ना, कि बस जैसे ही इंस्टॉलमेंट पूरी होंगी एसेट्स तुम्हारी हो जाएगी। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर द कंपनी इज लेसी एंड द लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन लेसी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में ही है? पहले भी था ये पॉइंट सर, बट टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ सर, टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? क्या टाइटल डीड का मतलब हमेशा सिर्फ रजिस्ट्री होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मालूम है, हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन कब बनेगी कि कंपनी के नाम में ना होकर किसी और के नाम में वो होंगी? कई बार क्या होता है, अपने ही क्लाइंट होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है, और जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनर एक है, वो अपनी बिल्डिंग लेके आ जाता है, हम ही एंट्री मार देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब एक फाइन डे वो पार्टनरशिप कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो जाती है। एसेट्स जो पार्टनरशिप फर्म की है वो एज इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ जाती, और पता चल रहा है कि एसेट्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गई 10 साल हो गए हैं, रजिस्ट्री कंपनी के नाम में हुई नहीं। ऑडिटर ने बोला इसकी टाइटल डीड लाना, टाइटल डीड लेने गए तो उसी पार्टनर के नाम में निकली जिसके नाम पे एंट्री पास थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बाप रे बाप, अभी तो वो पार्टनर के नाम से पार्टनरशिप में नहीं आई थी, वो पार्टनरशिप के नाम से कंपनी में भी नहीं आई। आज भी कंपनी में टाइटल डीड उठा के देखो तो डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पे। और कितने केसेस मिलेंगे आपको ऐसे, समझ रहे मेरी बात आप? कितने ही केसेस आपको मिलेंगे इस तरीके से। टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अच्छा ऑल द लिखा है, सिलेक्टिव भी नहीं है, तो ढूंढो कि टाइटल डीड क्यों नहीं है भैया, और नहीं है तो पहले प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दो, कौन सी प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम में है, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव के नाम में या प्रमोटर के नाम में, एम्प्लॉय के नाम में है क्या, कितने साल से उनके नाम में है, क्यों है, बताओ 6 चीजें। प्रॉपर्टी कौन सी है, ग्रॉस वैल्यू कितनी है, किसके नाम में है, प्रमोटर, डायरेक्टर, उनके रिलेटिव, एम्प्लॉयज उनके नाम में तो नहीं है, कितने पीरियड से है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल,
कारण क्या है जो उनके नाम में रखी गई है? तो हम क्या लिखेंगे? बिल्डिंग ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू 50 लाख, हेल्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस 10 years. Reason still to be transferred in the company's name as it was originally in. है तो गलत ना यार? है तो गलत कि आपने किसके नाम में रख रखी? मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम में। तो रीजंस आपको देना पड़ेंगे, तो ठीक है। पर पहली बात आती टाइटल डीड क्या होती? बाकी ये 6 चीजें हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चीजें देनी है, 6 चीजें दे देंगे। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, किसके नाम में है, वो कौन है, प्रमोटर है, डायरेक्टर, रिलेटिव है, एम्प्लॉई है। थर्ड पार्टी के नाम में तो हो ही नहीं सकते ना सर। थर्ड पार्टी के नाम में तो क्वालिफिकेशन आ जाएगी। थर्ड पार्टी की एसेट अपनी एसेट बता रहे हो। पीरियड हेल्ड, रीजन। अब आपको गाइडेंस नोट ने इस पॉइंट पे बोला कि टाइटल डीड जो होती है वो क्या होती है। दे हैव गिवन यू अबाउट द टाइटल डीड्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बात आती है कि टाइटल डीड्स क्या होती है। ये नहीं सर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स भी हो सकते हैं। तो क्या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी? इस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआरस क्या होते हैं? ये इंडेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। क्या होते हैं ये? हम एक प्राइवेट कंपनी है, हमने एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट अपलिफ्टमेंट किया, एयरपोर्ट को बहुत इंटरनेशनल लेवल का कर दिया। हाँ, अब अगले 15 साल तक हमारे पास ये राइट है कि हम इन एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट चार्जेस लेंगे, वसूलेंगे पूरा। That is also known as what? Transferable development rights. Now, मैंने लैंड तो बेच दी आपको, लैंड नहीं बेची आपको। मैंने आपको कहा कि ये मेरी जमीन है, इस पर एक बिल्डिंग बनाओ और इसमें होटल रेडिसन आप खोल लो। 25 साल तक आप होटल रेडिसन इसमें चलाओ, मैं आपसे कोई किराया नहीं लूंगा। उसके बाद आप एक काम करना, यह बिल्डिंग खाली करके चले जाए। अब रेडिसन होटल क्या करेगी? बिल्डिंग को 25 साल में राइट ऑफ करेगी, बिल्डिंग तो उसकी है,
लेकिन लैंड मत बता देना, क्योंकि लैंड आपकी है ही नहीं, कभी भी नहीं थी आपकी लैंड, क्योंकि आपको डेवलपमेंट राइट्स मिले थे, लैंड तो कभी मिली ही नहीं थी। और वो डेवलपमेंट राइट्स भी आपको क्या करना पड़े थे, ट्रांसफर करना पड़े थे। एयरपोर्ट पे भी तो यही हो रहा है, पूरा नहीं जर्जर एयरपोर्ट है, प्राइवेट एंटिटीज आ गई, पुरानी रोड आपने बना दी, टोल रोड बना दी, बिल्कुल सही बोल रही हो नैन्सी, पर वहां तो इंटेंजिबल एसेट्स आ जाती है। टोल रोड तो अपने आप में एक इंटेंजिबल जनरेट कर लेती है, ये भी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में भी एयरपोर्ट पे तो इंटेंजिबल से जनरेट होती है। टेंजिबल के अंदर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स कौन से होते हैं, वो मैंने बताया आपको कि लैंड है, बिल्डिंग खड़ी कर लो, 25 साल तक तुम इस बिल्डिंग से खूब कमाओ, उसके बाद तुम चले जाओ, हम तुमसे लैंड का किराया नहीं ले रहे, ये बनी बनाई बिल्डिंग हमको दे जाना। अब वो रेडिसन होटल वाला 25 साल में बिल्डिंग तो राइट ऑफ कर लेगा, लेकिन लैंड कभी वो अपने यहां नहीं दिखाएगा। तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड रजिस्टर में इमूवेबल प्रॉपर्टी वेरीफाई करो कि टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी नहीं आएंगी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट और मशीनरी जो गड़ी हुई है जमीन में वो इमूवेबल थोड़ी, वो तो निकल जाती। ना टाइटल डीड क्या होती है, कुछ नहीं बोला, इतनी चीजों को टाइटल डीड माना गया है। रजिस्टर्ड सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेयांस डीड ऑफ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर। फ्लैट में तो लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर ही होता है। आपने परचेज की हो तो परचेज हो गई, आपको अलॉट हुई हो गवर्नमेंट की तरफ से तो अलॉटेड हो गई, आपको ट्रांसफर की हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे गवर्नमेंट ने की हो, बॉडी ने की हो, एजेंसी ने की हो, कॉर्पोरेशन ने की हो, किसी ने भी की हो, मुझे टाइटल डीड चाहिए आपके नाम में, जरूरी नहीं है रजिस्ट्री। सेल परचेज डीड को भी टाइटल डीड बोल देते हैं अपन, रजिस्ट्री पेंडिंग है पर एग्रीमेंट कर लिया। कन्वेंस डीड मतलब विल, वसीयतें होती है कि नहीं, दे आर कन्वेंस डीड, पॉइंट। रजिस्टर्ड सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेयांस डीड, जिससे आपको कोई लीगल टाइटल मिला है। गवर्नमेंट कई बार क्या कर देती है, आपके नाम पे कर देती है एसेट्स को, कन्वेयांस डीड के थ्रू। लैंड हो, लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर हो, चाहे आपको परचेज की हो, चाहे आपको ग्रांट में मिली हो, अलॉटेड भी तो आ सकती है, ग्रांट में मिली हो तो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। टाइटल डीड होना जरूरी है अपने पास। अगर टाइटल डीड नहीं हुई तो क्या करूं, लिखो कि टाइटल डीड नहीं है, क्या करें, देयर इज नो टाइटल डीड एट ऑल। और टाइटल डीड नहीं है तो ऑडिटर तो लिखेगा कि सब टाइटल डीड नहीं है, और नहीं है तो फिर उसके बाद 6 चीजों की डिस्क्रिपेंसी देगा। डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो 6 बातों के अंदर लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन नेम, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव या एम्प्लॉय, कौन है भैया, कितने साल से उनके पास है, काहे उनके पास है यार, अपना क्यों नहीं लेके आते हो, ये रीजन ऑडिटर को देना पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का तीसरा पॉइंट होता है टाइटल डीड्स, और उस टाइटल डीड्स के अंदर आपको लिखना है कि टाइटल डीड नेम ऑफ द कंपनी है या नहीं। इफ नॉट, टेबल 6 बनानी है आपको, 6 चीजों की टेबल बना के देनी है। टेबुलेटेड फॉर्मेट है, उस टेबुलेटेड फॉर्मेट में आपको इन 6 चीजों को देना है। आप अगर ओरिजिनल कारो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो टेबुलेटेड फॉर्मेट में हमसे मांग रहे हैं ये टेबुलेटेड फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू, हेल्ड इन नेम, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर, पीरियड और रीजन, दे आर आस्किंग फॉर दैट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के
3 पॉइंट्स होने के बाद अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लो जी, रीवैल्यूएशन का पॉइंट एक ही है, लेकिन उसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि आपको मैं समझा सकूं। पहली बात, whether the company has revalued its property, plant and equipment including right to use of assets। भाई साहब, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है। He is talking about tangible and intangible both, whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible asset or both during the year। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल लगाया है या रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है। अगर आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल लगाया है तो रिवैल्यूएशन होना नहीं है नॉर्मली तो। लेकिन क्या ये बैंड है कि जिन्होंने रिवैल्यूएशन, जिन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल लगा रखा है वो रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते? इज इट बैंड? ओ अकाउंट्स वालों, एफआर के महारथियों, मुझे इतना बताओ कि जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में या इन डेज में 116 में जिसने हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल चुना है, क्या वो कभी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं? सामान्यतः नहीं। एक्सेप्शनल कंडीशन में बात मान सकता हूं, अन्यथा तो नहीं, क्योंकि वो फिर अकाउंटिंग पॉलिसी ही डिफरेंस है। वंस यू फॉलोड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नोबडी इज गोइंग टू अलाउ यू कि आप उसका क्या करोगे, रिवैल्यूएशन। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं कौन से एसेट का कर रहे हैं। ऐसे एसेट का तो नहीं कर रहे जिसके लिए आपने कॉस्ट मॉडल यूज कर रखा है। ये हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपने कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रखा हो कुछ एसेट्स के लिए और कुछ एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रखा हो। बट वंस यू अडॉप्टेड वन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर वन क्लास ऑफ एसेट, यू कैन नॉट चेंज इट, तो वहां तो रिवैल्यूएशन होगा नहीं। तो बट नेचुरल है कि अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसी एसेट का होगा जिसके अगेंस्ट में आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रखा। ओके, अगर ऐसा है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही वैल्यूएशन करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है, ये भी बताओ। Whether the revaluation is based on valuation by registered valuer, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं है तो लिखूंगा कि सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं है वैल्यूएशन, जो अगेन कंपनीज एक्ट का वायलेशन हो जाएगा। हालांकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूल्स अपन ने पढ़े थे कंपनीज एक्ट में, है ना। वहां छोटी मोटी एसेट्स के रिवैल्यूएशन के लिए और वो रिवैल्यूएशन वाले रूल्स जो थे वो पढ़े थे वहां पे। वो याद करो यार, ऐसा मत करो यार। तो वो जो रूल्स जिन एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, उन एसेट्स का जब भी वैल्यूएशन होगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही आएगा। और अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू नहीं करवाई तो मैं लिखूंगा इट हैज नॉट बीन वैल्यूड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब कंपनीज एक्ट बताता है आपको कि किन केसेस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवानी। तो जिन केसेस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाना है वो आपको देखना पड़ेगा। सो सिंपल। नहीं करवाया है तो लिखो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू नहीं है, सिंपल।
अगर आपके वैल्यूएशन में चेंज हुआ है और वो 10% और मोर है in aggregate of the carrying value of the each class of property, plant and equipment or intangible asset, तो स्पेसिफाई कर दो अमाउंट ऑफ चेंज। लैंड का रिवैल्यूएशन किया, टोटल लैंड है 100 करोड़ की और रिवैल्यूएशन किया 105 करोड़ का, तो ये 5 करोड़ का चेंज दिखाने की जरूरत नहीं। रिवैल्यूएशन किया 125 करोड़ का, बावा 25 करोड़ का रिवैल्यूएशन किया, बताने की जरूरत है। करंट 10% और मोर ऑफ दी एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तो लैंड ली थी तो उसकी तो नेट कैरिंग वैल्यू भी वही है। बावलों जरा देखो, मान लो प्लांट एंड मशीनरी की क्लास है, 55 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, नेट कैरिंग अमाउंट 45 लाख का। मैंने इसको उठाकर 60 लाख पे वैल्यू कर दिया, करस्पॉन्डिंगली ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। आप चाहे रीस्टेटमेंट मॉडल से कर लो या नेट डेप्रिसिएशन मॉडल से कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ा है इंड एस में कि 2 तरीके से रीस्टेट करते हैं अपन, 2 तरीके से रीस्टेट करते हैं अपन, एक रीस्टेटमेंट मॉडल से और एक एलिमिनेशन मॉडल से। एलिमिनेशन मॉडल में अपन क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन हटाते हैं। रीस्टेटमेंट में क्या करते हैं, दोनों को बढ़ा देते हैं। कैसे भी किया हो, ये नेट इंक्रीज अगर 10% और मोर है तो इनके बीच में जो चेंज हुआ है, नेट कैरिंग अमाउंट में जो चेंज हुआ है, वो चेंज बताना है। इज दैट क्लियर? नेट कैरिंग अमाउंट क्लियर हुआ भाई? नेट कैरिंग अमाउंट में चेंज हो तो बता। ओके, चलो सर ये अपवर्ड की बात कर रहा है कि डाउनवर्ड की? क्या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट में कोई अंतर है? एफआर वाले बच्चे मुझको बताएं। Is there any difference in downward revaluation and impairment? बेटा, इंपेयरमेंट एक टेस्ट, और इंपेयरमेंट टेस्ट तब लगता है जब इंडिकेशंस होते हैं। और इंडिकेशन तब होते हैं जब कोई एडवर्स सिचुएशंस आती है। लैंड के भाव गिर गए, सारी लैंड के नहीं गिरे, 2-4 लैंड है जिनके भाव भयंकर गिर गए क्योंकि उन पर्टिकुलर एरियाज में कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। एंड इट्स नॉट ऑफ परमानेंट नेचर काइंड ऑफ। तो अगर मैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं।
that is downward also. So if change is 10% or more in aggregate of net carrying value, upward हो के downward हो, दोनों में लेना पड़ेगा. हाँ, दोनों में रिपोर्ट करेंगे. इंपेयरमेंट इज डिफरेंट. इंपेयरमेंट में तो इंडिकेशंस होते हैं, नेट के रिकवरेबल अमाउंट निकलता है, रिकवरेबल अमाउंट निकाल के आप सब कुछ करते हो. हालांकि आपका वैल्यूअर आएगा तो रिकवरेबल अमाउंट निकाल के ही डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने की कोशिश करेगा. इंस्टीट्यूट साइलेंट ऑन दैट. बट अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो और 10% से चेंज हुआ है, किसने बोला कि रिवैल्यूएशन में हमेशा अपवर्ड ही होगा? इट में बी डाउनवर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा. क्योंकि इंपेयरमेंट तो क्या होता है, परमानेंट काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड होता है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंपेयरमेंट रिवर्स होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिवर्स होता है. ये तो डाउनवर्ड हुआ, फिर अप हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा. इट इज देयर. तो भाई रिवैल्यूएशन में कितनी चीजें आई? पहला, क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या इंटेंजिबल एसेट को या दोनों को ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यू किया? अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, केतन, नैन्सी, दामिनी, आकाश, मंसूर, सबने एफआर पढ़ रखा है. इनटेंजिबल एसेट्स का अपवर्ड वैल्यूएशन हो सकता है कि रिवैल्यूएशन? AS 26 से भी देना और इंड AS से भी देना. OFR वालों, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. क्या AS 26 में इंटेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन परमिसिबल है? क्या AS 26 में आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल दोनों है? ओ मेरे गधड़ों, जल्दी बताओ. नहीं, AS 26 में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है मेरे मालिक. अब मुझे इंटेंजिबल का इंड AS नंबर बताओ, क्या है? 38, 36, 39, क्या है? 38. क्या इंड AS 38 में रिवैल्यूएशन संभव है? पढ़ा होगा ना इंटेंजिबल्स तो. AS 26 में तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं नहीं है. अब मुझे आप लोग अभी देख कर बताओ, साला ऐसे कैसे याद नहीं? इंड AS 38 खोलो, मैं तो अड़ गया. लाइव बैच चल रही, बताओ मेरे को कि इंड AS 38 में रिवैल्यूएशन संभव है कि नहीं? कोई पॉइंट है क्या रिवैल्यूएशन का? वहां भी है क्या कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, या सिर्फ इंपेयरमेंट ही बोला है? मैं तो अड़ गया, धरने पे बैठ गया मैं तो, किसान आंदोलन की तरह. है ना इंड AS में दो मॉडल है, यही तो अंतर है इंड AS और AS के बीच में, बेसिक कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन. तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक एंटिटी
जिस पर इंडेक्स नहीं लग रहे, जो S26 लगा रही है, उसमें तो ये पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटेंजिबल तो रिवैल्यू हो ही नहीं सकती। जिस पर इंडेक्स लग रहा है वो यहां रिवैल्यूएशन पे रिपोर्ट करे, कोई दिक्कत ही नहीं। ध्यान रखना इंडिविजुअल की इंटेंजिबल्स के इंपेयरमेंट पे, हैज टू बी वेरी क्लियर। तो अब मेरे दोस्त वापस आ जाए पॉइंट नंबर डी, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के अंदर 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, क्या रिवैल्यूएशन हुआ? हां हुआ, तो मोर देन और इक्वल टू 10% चेंज हुआ? हां हुआ। तो भाई मोर देन 10% अगर चेंज हुआ है आपका रिवैल्यूएशन में, तो वो आप चेंज करो। और सुनो, मैंने दूसरी बात गलत लिख दी। दूसरी बात मुझे लिखनी थी, क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ? मोर देन और 10% को शो करो। अब बेटा आप देखो कितने पॉइंट हो गए, 2, 3, 5 और 2, 7 और 3, 10। कैसे जा रहे? मतलब एक पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, उसके अंदर 5 है और 5 के अंदर 10 ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये बनाऊं नहीं कारो तो क्या करूं? प्लेन पढ़ते तो पागल हो जाते, समझ ही नहीं आता साला पढ़ क्या रहे। अभी ये तो मालूम है प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन है, टाइटल डीड है, रिवैल्यूएशन है। अब एक आया बेहतरीन, बेनामी प्रॉपर्टी। शानदार। बेनामी प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा हूं। आइए जरा बेनामी प्रॉपर्टी भी देख लें। तुमको नहीं बोला कि बेनामी प्रॉपर्टी ढूंढो, तुमको नहीं बोला कि बेनामी प्रॉपर्टी ढूंढो। तुमसे तो कह रहा है सुनो, क्या तुम्हें मालूम है कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही बेनामी प्रॉपर्टी की? बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के अंदर और जो रूल्स बने उसके अंदर। इनकम टैक्स ने रेड मारी। कंपनी के अंदर प्रॉपर्टी मिली जो कंपनी के नाम में नहीं। तो क्या कंपनी ने किसी और के बेहाफ पे होल्ड करके रखी? नेताओं का पैसा लगाएगा कंपनी की लैंड पे। भाई ये होटल बनाई, हाँ होटल तो कंपनी के नाम में, हाँ लैंड किसकी है? नेताजी की। तो नेताजी ने तुमको लैंड यूज का कुछ दिया क्या? तो तुमने बिल्डिंग और लैंड यहां के दिखा रखी, बोले जहां बिल्डिंग बनी वो लैंड तो हमारी है। कहां है? किसकी है? तुम्हारी है। जो तुम्हारे नाम में नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है वो तो बेनामी हो गई ना। बेनामी का मतलब क्या होता है? आओ पहले बेनामी का मतलब तो समझे, फिर बात करेंगे। Now,
एनेक्सर ए जो है उसने डिफाइन किया बेनामी प्रॉपर्टी। तुम आप जरा इसको 1 मिनट के लिए पढ़ो, मैं इसको बड़ा करता हूं। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर। Benami property means any property which is subject matter of a Benami transaction and also include the proceeds from such property. Or Benami transaction means a transaction or arrangement where the property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person. भाई होटल लेके खड़ा है, जमीन कहां है? बोले मेरी है। तेरी है तो किसको पेमेंट किया? तेरी है तो किसको पेमेंट किया? पेमेंट तो दिख ही नहीं रहा तेरी बुक्स में। कंसिडरेशन तो पे ही नहीं किया, असेट होल्ड करके रखी। अगर तुम असेट होल्ड करके रख रहे हो, कंसिडरेशन तुमने पे ही नहीं किया है, तो मैं तो कह दूंगा भाई तुम्हारी तो बेनामी प्रॉपर्टी होगी। दीज ऑल आर बेनामी प्रॉपर्टीज। ढेर भर के बेनामी प्रॉपर्टी दिए। बेनामीदार मतलब a person or a fictitious person as the case may be in whose name the Benami property is transferred to or held and includes a person who lends his name. प्रॉपर्टी में क्या मूवेबल इमूवेबल सब आएंगी? हाँ भैया। प्रॉपर्टी मीन्स असेट्स ऑफ एनी काइंड, whether movable, immovable, tangible, intangible, corporeal, incorporeal, सब आएंगी, सारी प्रॉपर्टी आएंगी। तो सर पहले ये तो बताओ ये बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है? सर बताया ना, बेनामी ट्रांजैक्शन से जो जनरेट हो वो बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब जिसके लिए किसी बंदे ने कोई शुल्क नहीं चुकाया। ध्यान रखना, मैं आपको रियल केस बताता हूं बेनामी प्रॉपर्टी का। सुनो आप। कंपनी ने क्या कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी? एक नेताजी ने कहीं कोई जबरदस्त दलाली खाई और 100-500 करोड़ रुपए उनके पास आ गए और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली कंपनी के नाम में। अ प्रॉपर्टी हैज बीन परचेस्ड। अब वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने परचेज की वो अपने नाम में तो बता नहीं सकते थे, तो क्या करें? बोले कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर के अगेंस्ट में। शेयर की मार्केट वैल्यू कंपनी ने उस आदमी से प्रॉपर्टी लेना बता दी। अच्छा, वो आदमी ने भी प्रॉपर्टी किसके नाम में रखी थी? खुद के नाम में तो ले ही नहीं रखी थी। नेताजी ने वो प्रॉपर्टी ले रखी थी अपने किसी अर्रे छर्रे के नाम पे, और वो जो अर्रा छर्रा था उसके नाम से कंपनी के नाम में ट्रांसफर हुए थे। कंपनी ने उस अर्रे छर्रे को शेयर इशू कर दिए। अब जब वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम खुला तो बेनामीदार सामने आया। बेनामीदार था उनका छर्रा, जिसने कभी उस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट ही नहीं किया जो प्रॉपर्टी उसके पास थी, और
उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी कंपनी को, और कंपनी अपने ईडी तो कंपनी के अगेंस्ट में चालू हो गया कि भाई तुमने एक बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। तुमने जो जिस खरीदार से खरीदी थी, तुमको सर्च करवाना चाहिए थी कि प्रॉपर्टी है किसकी। बनते किसी की प्रॉपर्टी आपने ले ली, ऐसे कैसे हो सकता? कई बार कई एसेट्स कंपनी यूज कर रही होगी, प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ने किराए पे देखा रखी, लीज पे ले रखी, ऑपरेटिंग लीज पे। कंपनी ने ऑपरेटिंग लीज पर एक प्लांट एंड मशीनरी ले रखी, जिससे ऑपरेटिंग लीज पे ले रखी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसने अपनी जिंदगी में कभी उस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने या बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया। कंपनी ने खुद अपने नंबर 2 के पैसे से प्लांट खड़ा किया, और प्लांट खड़ा करके किसी और के नाम में चढ़ा दिया, और उसी से किराए पे ले लिया, और उसके किराए का खर्चा भी दिखा रही है कंपनी। वाह 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 वाह। और अब जब ये प्रॉपर्टी पकड़ में आई तो पता चला कि ये कंपनी को किराए पे दी गई है, लेकिन ये तो बेनामी प्रॉपर्टी है जिसे कंपनी होल्ड करके बैठी है। होल्ड करके बैठी का मतलब ऑनरशिप थोड़ी बोला मैंने होल्डिंग वर्ड यूज किया है, मैंने ये थोड़ी बोला ऑनरशिप। आपके पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी कि आपने ऑपरेटिंग लीज पे हाँ गए, खुद ही की प्रॉपर्टी खुद ही ने उसको बेनामी को दे दी और उससे फिर किराए पे ले ली। बेवकूफ समझते हो क्या? क्या कोई प्रोसीडिंग चल रही है? हम तो ये पूछ रहे हैं। तो ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, फिर तो स्टैंडर्ड और नटिंग चालू हो जाएंगे। लाओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की तुम्हारे पास इसमें कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा है, लिख के दो। तुम्हारे अगेंस्ट में कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, लिख के दो। ओके। और अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो कंपनी ने, अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो कंपनी ने अपने नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि वी आर फाइटिंग दिस केस, इट इज नॉट बेनामी प्रॉपर्टी, दो इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट बेनामी प्रॉपर्टी। ऐसा कुछ लिख के दो, डिस्क्लोज करो बेनामी प्रॉपर्टी के लिए। अगर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड हुई है तो डिस्क्लोज करो, और प्रोसीडिंग इनिशिएटेड नहीं है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड है तो डिस्क्लोज करो, और प्रोसीडिंग इनिशिएटेड नहीं है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड पांचवी बात हुई कि बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड हैं, और अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड हैं तो डिस्क्लोज करो। If there are any proceedings, then you need to take care about 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 पॉइंट। इलेवन पॉइंट्स हैं खाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए अंडर कारो। एक के अंदर 5 5 के अंदर 11। टेंजिबल एसेट का प्रॉपर रिकॉर्ड, इंटेंजिबल एसेट का प्रॉपर रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ कि नहीं, रेगुलर इंटरवल पर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली क्या और उन्हें करेक्ट किया गया है या नहीं, टाइटल डीड्स कंपनी के नाम में है सारी की सारी, और अगर नहीं है तो डिटेल दो। हाँ तो 2 मान लो, इसको भी तो 12 पॉइंट हो गए। देन रिवैल्यूएशन हुआ क्या, रजिस्टर्ड वैल्यू से हुआ क्या, 10% से ऊपर हो तो बताओ। 2 3 5 2 7 3 10 और 2 क्या बेनामी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और अगर चल रही है तो उन्हें डिस्क्लोज करो।
हेलो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तुम आगे बढ़ो अब एवरीवन। चलो, तो ये थी प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स, रीवैल्यूएशन, बेनामी प्रॉपर्टी। अब आता है अगला टॉपिक, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या? सर, इन्वेंट्री के अंदर दो बातें। क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, और दूसरा वर्किंग कैपिटल लिमिट के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज। ये तो पहले भी था, ये एकदम नया है। ये तो पहले भी था, फिजिकल वेरिफिकेशन तो पहले भी था, वर्किंग कैपिटल लिमिट नया है। फिजिकल वेरिफिकेशन वाला तो 2016 में भी था, 2020 में जो नया आया दैट इज अबाउट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। तो आइए देखते हैं क्या है। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर तीन बातें। पहली बात, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट। तो फिर बात आ गई कि भैया रीजनेबल इंटरवल किसको कहोगे? मल्टी लोकेटेड बिजनेस हुए तो एक साल में एक बार, और सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है तो मोर देन वंस इन अ ईयर। क्वार्टरली करो, हाफ ईयरली करो। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अगर मल्टी लोकेटेड बिजनेस है तो चलेगा यार, एक साल में एक बार हर इन्वेंट्री का नंबर आ जाए। लेकिन अगर सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है ना बाबू, सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस है ना, तो क्या होगा? इफ इट इज सेंट्रली लोकेटेड, इन दैट केस मोर देन वंस इन अ ईयर करना ही पड़ेगा। यू नीड टू डू इट मोर देन वंस इन अ ईयर। more than once in a year. Got it? क्या ऑडिटर के ओपिनियन में जो कवरेज है और जो प्रोसीजर्स हैं वो एप्रोप्रिएट है? ऐसे 501 में भी देखेंगे अपन ये ऐसे 501 लगे, कवरेज, प्रोसीजर, एप्रोप्रिएट। इन तीनों के लिए जब अपन ऐसे 501 पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ने वाले। बस इतना ध्यान रखो कवरेज और प्रोसीजर सही है या नहीं, कवरेज कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या होती है, वो सब इवेल्युएट करना अपने को 501 में। यहां टेंशन नहीं लेना। वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर the coverage and the procedure of such verification by management is appropriate. कवरेज क्या है, प्रोसीजर क्या है, एप्रोप्रिएट क्या होती है, 501 यहां देखने की जरूरत ही नहीं। ओके, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली जो 10% और मोर ऑफ द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री? ईच क्लास मतलब फिनिश गुड्स के 10% और मोर, WI के 10% और मोर, स्टोर्स एंड स्पेयर के 10% और मोर। और अगर है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उससे प्रॉपरली डील कर लिया गया है? डिस्क्रिपेंसी अगर 10% और मोर की है तो क्या उससे प्रॉपरली डेल्ट विथ कर लिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? Whether it had been properly dealt with in the books of accounts. Physical verification, coverage और discrepancy,
3 बातें उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ जोड़ दी रिलेटेड टू इन्वेंटरी। पहला, रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन, रीजनेबल इंटरवल पर। दूसरा, कवरेज और प्रोसीजर सही है या नहीं। तीसरा, डिस्क्रिपेंसी का 10% और मोर की है तो वो आपको देखनी पड़ेगी कि डिस्क्रिपेंसी अगर 10% और मोर की है देन व्हाट टू डू। गॉट माय पॉइंट। अब तो हम आ जाएं इन्वेंट्री पर, और इन्वेंट्री के अंदर पहला पॉइंट क्या आया, रीजनेबल इंटरवल पर, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन, हाँ रीजनेबल इंटरवल पर हुआ, कवरेज एंड प्रोसीजर सही है, 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसीज को डील कर लिया गया है अकाउंट्स में। 3 बातें फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर, रीजनेबल इंटरवल पर, कवरेज है, 10% और मोर की डिफिशियंसी, डील किया है या नहीं। अब आता है एकदम से नया पॉइंट, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। Whether during any point of time of the year, any point of time of the year, company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees. अगर तुम्हारी कंपनी को साल भर में किसी भी दिन वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए के ऊपर गई है इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक, एफआई ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट, तो ये पॉइंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। प्राइवेट नहीं, बैंक या एफआई से अगर तुम्हारी लिमिट 5 करोड़ के ऊपर है क्या, पहले ये बताओ है क्या। हाँ है, तो तुमने क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टेटमेंट जो फाइल करना थे कंपनी को विद सच बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इफ नॉट गिव डिटेल्स। ओ माय गॉड, बेहतरीन क्वेश्चन। Whether quarterly returns or statements filed by company with such banks or FIs are in agreement with books of accounts of the company, if not then give details. God, बहुत वेलकम स्टेप है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो अपन बोलेंगे कारों के अंदर बांध दिया अब कंपनी को, बैंकों को बेवकूफ नहीं बना सकती अब कंपनियां। फेक स्टॉक स्टेटमेंट लगा लगा के फाइनेंस करवा लेती थी जो कंपनियां, ऑडिटर को ही बोला सुन रहे मैनेजमेंट से बोल कि तुमने जो क्वार्टरली रिटर्न भरे ना, मंथली रिटर्न भरे ना, किसको, बैंक को, स्टॉक स्टेटमेंट के लेके आओ और मुझे स्टॉक लेजर में चेक करवाओ, स्टॉक लेजर में चेक करवाओ, चेक कि हाँ ये है। You need to get it checked in stock ledger. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उतना है भी सही, पता चल रहा वहां जाने कौन सा स्टेटमेंट फाइल कर करके साला तुमने डीपी लिमिट सेंक्शन कर ली, वर्किंग डीपी बढ़वा ली, ड्राइंग पावर, यहां उसके पता ही नहीं है। क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स filed by the company with such bank or financial institution are in agreement with books of accounts of the company, and if not, give details. कितना बढ़िया पॉइंट है,
जो इन्होंने ऐड किया है यहां पर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए, दे हैव इंक्लूडेड इट फॉर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे इन सारी चीजों पर ध्यान रखना। यहां पर ये पॉइंट कब रिपोर्ट करना है? व्हेन देयर इज वर्किंग कैपिटल लिमिट मोर देन 5 करोड़ फ्रॉम इन एग्रीगेट, अलग अलग बैंक, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलाकर टोटल अगर 5 करोड़ के ऊपर किसी भी दिन गया, किसी भी दिन गया, तो फिर ध्यान रखना quarterly return or statement filed by the company with such bank or financial institution क्या एग्रीमेंट में है विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के? अगर नहीं है तो डिटेल दो बाबू, डिटेल तो देनी पड़ेगी। इफ नॉट देन गिव डिटेल्स। बात खत्म। समझ में आई मेरी बात? एवरीवन, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। तो दूसरी बात इन्वेंट्री की आती है, दैट इज अबाउट पहला पॉइंट, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स मोर देन 5 करोड़ फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 5 करोड़ और मोर फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर है तो स्टॉक स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो भैया, इन्वेंट्री के अंदर 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स के अंदर भी 5 पॉइंट्स। कितनी बड़ी रिपोर्ट है आप सोच लो। तो एक हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरा हुआ द सेकेंड वन इज इन्वेंट्री। तो मेरे दोस्त, अगर मैं टोटल कारों लूं, कारों का ओवरऑल लूप लूंगा जब आखिरी में जाके, तो आपको बताऊंगा कि क्या भयंकर चीजें कारों के अंदर दी गई हैं। अब जब कोई अप्रोच कारों की जमी, मतलब ये इस तरीके से मैंने परसों आपको एक एसएमएस किया था, कल शेल वी गो लाइक दिस और शेल वी गो लाइक दैट है, तो बेरी ले रहा हूं मैं, एक शब्द भी कम नहीं कर रहा हूं। बट क्या इससे एक माइंड मैपिंग अरेंजमेंट जम जाएगा, नहीं तो बहुत क्लमजी हो जाएगी कार। दिस बेटर। थैंक यू। चलो बाकी मिलते हैं अपन डे आफ्टर टुमारो।